हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, मैं आपका दोस्त प्रवीण सर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं शशि जीएस एकेडमी एंड शशि ग्रुप ऑफ एजुकेशन में। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि मैं आपके लिए लेकर आया हूं 25 दिन का कोर्स, यानी कि मात्र 25 दिन में आप क्वालिफाई कर सकते हैं यूपी टेट को। लेकिन आपको यूपी टेट को क्वालिफाई करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, हमारी क्लास को फॉलो करना पड़ेगा। यानी कि पूरी क्लास को आपको फॉलो करना पड़ेगा और सारी मैराथन क्लास, अभी देखिए आपको मैराथन क्लास भी मिलने वाली है, एमसीक्यू का ही मैराथन क्लास मिलने वाली हैं। और साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाहूँगा कि देखिए आज का जो एमसीक्यू करना है, जो छात्र पुरानी क्लास को देख लिए हैं वही एमसीक्यू को करेंगे। जो छात्र पुरानी क्लास को नहीं देखे हैं वो एमसीक्यू को ना करें तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि वो प्रश्न को सॉल्व नहीं कर पाएंगे, फिर उन्हें लगेगा कि मेरी तैयारी नहीं हुई है। ठीक है, तो सबसे पहले आप पिछले 2 क्लास को देखिए, फिर एमसीक्यू की आज की क्लास को आप फॉलो करिए, ताकि आपको सारी चीज़ें समझ में आए और क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकें और अपने आप को आप सुरक्षित महसूस कर सकें कि हाँ हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें जैसा कि आप जानते हैं इस कोर्स की विशेषता ये है, इस कोर्स की विशेषता ये है कि साइकोलॉजी और ईवीएस को बहुत अच्छे तरीके से कवर करवाया जाएगा। और दूसरी चीज़ें, उन टॉपिक को कवर करवाया जाएगा जो आपके एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, और जो आने वाले यानी कि एग्ज़ाम में जो प्रश्न पूछे जाने वाले हैं उन टॉपिक को भी यहाँ चर्चा किया जाएगा या चर्चा की जाएगी। पढ़े वहीं जो आपके एग्ज़ाम में आएंगे, इसकी टैगलाइन ये है कि पढ़े वहीं जो आपके एग्ज़ाम में आए। चलिए आइए बात करते हैं, किसी और बात की चर्चा ना करते हुए सीधा आते हैं अपने अपने एक तरीके से क्वेश्चन पर। लेकिन हाँ, उससे पहले आप एक तरीके से कुछ चीज़ें देख लीजिए, कुछ अतिरिक्त जानकारी ले लीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। दूसरी चीज़ें, यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए आप हमें मैसेज करिए, जैसे बाकी छात्र हमें मैसेज कर रहे हैं वैसे भी आप हमें मैसेज करिए। 100 रुपीज़ आपको पे करना पड़ेगा। ठीक है, 100 रुपीज़ आपको पे करना पड़ेगा, जिसमें आपको पीडीएफ दोनों मिलती रहेगी, साइकोलॉजी प्लस ईवीएस दोनों की पीडीएफ आपको तब तक मिलती रहेंगी जब तक आपका सीटेट तक का एग्ज़ाम नहीं हो जाता। ठीक है, यानी सॉरी, यूपी टेट तक जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाता तब तक आपको पीडीएफ मिलती रहेंगी। ठीक है, सभी छात्रों को पे करना पड़ेगा जिन्हें भी पीडीएफ चाहिए। चलिए आप देख लेते हैं, थोड़ा से पहले अतिरिक्त जानकारी ले लेते हैं, फिर चलते हैं अपने क्वेश्चन पर। आप देखिए, ये है भारत का मैप, ये है भारत का मैप यानी इंडिया का मैप है। पहले आप देखते थे कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख दोनों एक ही हुआ करते थे, लेकिन 5 अगस्त 2019 से क्या हो गया कि जम्मू कश्मीर को जो विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था उसे हटा लिया गया है। ठीक है, जिससे जम्मू कश्मीर को 2 भागों में बांट दिया गया, यानी 2 केंद्र शासित प्रदेश में डिवाइड कर दिया गया। एक लद्दाख, और लद्दाख की राजधानी क्या है, लेह है, और दूसरा एक तरीके से जम्मू कश्मीर। ठीक है, जम्मू कश्मीर की राजधानी जो है श्रीनगर है और जम्मू है, दोनों याद रखिएगा। अब देखिए लद्दाख है, फिर उधर जम्मू है, इधर जम्मू है, फिर इधर देखिए हिमाचल प्रदेश, फिर उत्तर प्रदेश है। एक बार आप राज्य देख लीजिए। ठीक है, जिसको मैप देखना नहीं आता एक बार समझ ले। देखिए जो यहाँ पर पूरा आपका एक तरीके से ग्रीन कलर से है, जहाँ तक ग्रीन कलर से है वहाँ तक ये समझ लीजिए लद्दाख वाला क्षेत्र है। फिर जो इस कलर से पूरा जम्मू वाला क्षेत्र है, फिर जो इस कलर से वो पूरा हिमाचल प्रदेश वाला क्षेत्र है। बाकी अब आप समझ ही गए होंगे। देखिए एक बार क्रम से हम आपको बता दे रहे हैं, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। एक बार आप क्रम से देखिए, लद्दाख, फिर जम्मू कश्मीर, फिर हिमाचल प्रदेश, फिर उत्तराखंड, फिर आप देखिए उत्तर प्रदेश। अगर केंद्र शासित को देखना है तो यहीं पर आप देख सकते हैं दिल्ली। फिर उसके बाद है बिहार, बिहार के बाद आप आ सकते हैं पश्चिम बंगाल, और पश्चिम बंगाल के बाद ये देखिए सिक्किम है, और सिक्किम के बाद आप देख सकते हैं अरुणाचल प्रदेश, फिर असम है आपका, नागालैंड है, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा और मेघालय। ठीक है, इसको आप देख सकते हैं, ये सब आपके भारत के राज्य हैं। और उसके बाद आप देख सकते हैं कि झारखंड है, झारखंड के बाद उड़ीसा है, उड़ीसा के बाद छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद आप देख सकते हैं आंध्र प्रदेश, फिर तेलंगाना है। ठीक है, सारे राज्य को आप देखते चलिए। ठीक है, दूसरी बात करते हैं कि तमिलनाडु है, तमिलनाडु के बाद आप देख सकते हैं, तमिलनाडु के बाद आप देख सकते हैं केरला है, केरला के बाद आप कर्नाटका देख सकते हैं, कर्नाटका के बाद आप देख सकते हैं गोवा, गोवा देख सकते हैं, गोवा के बाद आप महाराष्ट्र को देख सकते हैं, फिर आप मध्य प्रदेश को देख सकते हैं और गुजरात को देख सकते हैं, और गुजरात के बाद आप देख सकते हैं राजस्थान को देख सकते हैं, राजस्थान के बाद आप देख सकते हैं हरियाणा देख सकते हैं, हरियाणा के बाद आप देख सकते हैं पंजाब। फिर हम आ गए
आपका जम्मू कश्मीर, फिर लद्दाख। तो इसी तरह से आपको भारत के सभी राज्यों को देखना है, 1 से 2 बार देखना है, ठीक है। क्लास ख़त्म होने के बाद आप इंटरनेट पर जाइएगा और भारत के मैप को आप डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। आगे मैं आपको जियोग्राफिकल वाली सारी चीज़ें बताऊंगा, लेकिन अभी मैं भारत के राज्यों के बारे में इसलिए बता रहा था कि आगे इसमें से 1-2 प्रश्न पूछे गए हैं, ठीक है, इस पीडीएफ में, जो आपको नहीं पढ़ाया गया है, लेकिन फिर भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, लेकिन उसका आंसर भी आपको तुरंत मिल जाएगा। और हाँ, इसका आंसर भी आपको तुरंत मिल जाएगा, और इतना ही नहीं बल्कि सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो इन सब राज्यों को आप देखिएगा 1 से 2 बार, ताकि आपको समझ में आए कौन राज्य किसके पास है, कौन राज्य किसके साथ पड़ोस में है, या कौन राज्य किसके साथ ज़्यादा सीमा साझा कर रहा है। इन सब चीज़ों को 1-2 बार आप अध्ययन करने का प्रयास करिएगा, वैसे ही सब सारी चीज़ें मैं आपको करवा दूंगा। चलिए, आज का प्रश्न है आपके सामने, आप देख सकते हैं। प्रश्न में पूछा गया है कि टाइटन किस ग्रह का प्राकृतिक उपग्रह है। टाइटन किस ग्रह का प्राकृतिक उपग्रह है। पहला ऑप्शन है वरुण, दूसरा ऑप्शन है बुध, तीसरा ऑप्शन है शनि, और चौथा ऑप्शन है शुक्र। जल्दी से इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, ठीक है। फटाफट सभी छात्र आंसर देते चलिए। जिसको नहीं आ रहा वे क्या करें, पहली और दूसरी क्लास को ज़रूर देख लें, ठीक है। उसकी एक तरीके से हमने प्ले लिस्ट में डाल दिया है। चलिए बात करते हैं इसके आंसर के बारे में, बात करते हैं। देखिए, यूपी टेट 2016 में यह प्रश्न पूछा गया था, या ग्रहों से एक प्रश्न पूछा गया था। दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा शनि, यानी ऑप्शन नंबर सी इज़ राइट। तो हमने आपको बताया था कि शनि के पास 62 उपग्रह है, और टाइटन जो है शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है, और सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह। अगर आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है, तो यही है, टाइटन है। इस बात को जरूर याद रखिएगा। दूसरी बात करते हैं, टाइटन बुध ग्रह से भी बड़ा है, और एक बड़े वायुमंडल को संजो कर रखने वाला सौरमंडल का एकमात्र जो है वो है चंद्रमा है। एकमात्र जो एक तरीके से उपग्रह है वो है चंद्रमा है। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की, बात करते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है, इसका आंसर जल्दी से दीजिएगा आप लोग। सूर्य से निकटतम ग्रह कौन सा है, यानी कि सूर्य से सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है। सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है। मंगल है, बृहस्पति है, शुक्र है, और बुध है। जल्दी से इसका आंसर करिए, फटाफट आंसर करते चलिए। देखिए, 2016 यूपी टेट में पूछा जा चुका है यह प्रश्न, ठीक है। फटाफट आंसर करते चलिए। नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं है, आप पिछली क्लास को जरूर देखिए, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा मेरे प्रिय साथियों, इसका आंसर हो जाएगा बुध हो जाएगा। और बुध के बारे में हमने आपको बहुत बेहतर जानकारी दिया था। तो बुध के बारे में हमने आपको बताया था कि सूर्य से सबसे निकटतम ग्रह जो है वो है बुध ही है, और पृथ्वी के निकटतम ग्रह कौन सा है, शुक्र है। तो इस बात को 2 क्वेश्चन यहाँ पर याद कर लीजिएगा। शुक्र से निकटतम ग्रह कौन सा है, सूर्य से निकटतम ग्रह कौन सा है, बुध है। और पृथ्वी से सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है, शुक्र है। और शुक्र को क्या कहा जाता है, पृथ्वी का जुड़वा बहन भी कहा जाता है। अगर आपको याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो याद कर लीजिएगा। चलिए अब आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की, बात करते हैं। इसको भी हमने बहुत बेहतर तरीके से पिछले वाली क्लास में समझाया है, समझाया ही नहीं बल्कि याद भी करवाया है। दक्षिणी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन किस दिन होता है। दक्षिणी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन किस दिन होता है। 21 मार्च को, 21 जून को, 23 सितंबर को, और 22 दिसंबर को। जल्दी से इसका आंसर बताइए, फटाफट आंसर बताते चलिए। नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं है, ठीक है। आंसर भी बताते चलिए। अगर आपको लगता है तो अन्य छात्रों को भी शेयर कर दीजिए, ठीक है। जिन्हें नहीं पता है कि शशि जीएस एकेडमी पर इतनी बेहतर क्लास चल रही है, उन्हें भी आप बता दीजिए, ठीक है। उन्हें भी बताइए ताकि वे छात्र भी ज्वाइन कर लें, ठीक है। उनका भी भला हो और आपका भी भला हो। चलिए बात करते हैं दक्षिणी गोलार्ध की, बात करते हैं। तो दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन कौन सा है, 22 दिसंबर का है, 22 दिसंबर को है। और क्यों इस दिन होता है, हमने आपको बताया था कि 22 दिसंबर के दिन क्या होता है, सूर्य जो है मकर रेखा पर लंबवत चमकता है। सूर्य जो है मकर रेखा पर लंबवत चमकता है, और जिससे क्या होता है, दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है और रातें सबसे छोटी होती है। तो कई बार आपके एग्जाम में ये भी पूछ सकता है, कई बार ये भी पूछा जाता है, या हो सकता है आने वाले एग्जाम में आपसे ये पूछ ले कि कौन सा दिन है जिस दिन सबसे छोटी रातें होती हैं। तो इस तरह से भी प्रश्न पूछ सकता है, और सबसे लंबा दिन भी पूछ सकता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। और इस घटना को क्या कहा जाता है, मकर संक्रांति कहा जाता है, या शीत अयनांत कहा जाता है, इस बात को जरूर याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न काफ़ी अच्छा प्रश्न है, जल्दी से इसका आंसर दीजिएगा आप सभी लोग।
वे दो ग्रह जिनके उपग्रह नहीं हैं। वे दो ग्रह जिनके उपग्रह नहीं हैं, पृथ्वी व बृहस्पति, बुध व शुक्र, बुध व शनि और शुक्र व मंगल। जल्दी से इसका आंसर करिए, देखते हैं कितने छात्र हैं जो आंसर करते हैं, कितने ऐसे छात्र हैं जिन्हें ये प्रश्न आ रहा है। जल्दी से इसका आंसर करिए मेरे प्रिय साथियों, फटाफट आंसर करते चलिए। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा मेरे प्रिय साथियों, इसका आंसर हो जाएगा कि दो ऐसे ग्रह कौन से हैं जिनके पास उपग्रह नहीं हैं, वे हैं बुध और शुक्र। बहुत बेहतर तरीके से हमने आपको समझाया था कि एक तरीके से बुध और शुक्र के पास कोई भी उपग्रह नहीं है। ठीक है, चलिए अभी ही इसका आंसर बताया था। अगर इसका भी आंसर आप गलत कर देते हैं, इस क्वेश्चन का भी आंसर आप नहीं दे पाते हैं, तो इसका मतलब आपका जो मस्तिष्क है काफ़ी कमज़ोर है। ठीक है, तो पृथ्वी की जुड़वा बहन किसे कहा जाता है, या पृथ्वी के जुड़वा बहन कहे जाने वाले ग्रह का नाम बता दीजिए आप। बुध, शुक्र, मंगल, प्लूटो। जल्दी से इसका आंसर बताइए। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, मुझे लगता है इसका आंसर सारे छात्र दे सकते थे। ठीक है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा छात्रों ने इसका आंसर दिया, मुझे पता है क्योंकि उन्हें याद है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन इज राइट। दोस्तों, हमने आपको बताया था कि पृथ्वी की जुड़वा बहन कहे जाने वाला ग्रह जो है वो है शुक्र है, वो है शुक्र है, क्योंकि ये पृथ्वी के जैसे ही है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। काफ़ी अच्छा प्रश्न है, इस प्रश्न को आप लोग याद करके जाइएगा और इसको आप क्या कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, इसके आंसर को भी। दिन और रात होने का प्रमुख क्या कारण है, दिन और रात किस वजह से होता है। हमने आपको बताया था दिन और रात किन घटनाओं के कारण होता है। ठीक है, तो ऑप्शन है आपके सामने, सूर्य का अपनी धुरी पर घूमना, चंद्रमा का अपनी धुरी पर घूमना, पृथ्वी का अपनी ध्रुव पे घूमना और उपरोक्त सभी। जल्दी से इसका आंसर बताइए। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बहुत ही प्यारा प्रश्न है, बहुत ही शानदार प्रश्न है। फटाफट इसका आंसर करते चलिए। देखिए इसका आंसर जो हो जाएगा दोस्तों, चलिए एक बार आप सोचिए एक बार कि सूर्य अपनी धुरी पर घूमता है, नहीं। ठीक है, चंद्रमा की तो कोई बात ही नहीं की जा रही है, तो पृथ्वी ही है जो पृथ्वी अपनी अक्ष पर घूमती है, एक्सिस पर घूमती है, और इसके वजह से क्या होता है, दिन और रात जैसे घटनाएं होती हैं। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। ए रहा आपके सामने ऑप्शन, ए रहा आपके सामने ऑप्शन और आंसर। तो इसका स्क्रीनशॉट अगर कोई लेना चाहता है तो ले सकता है। काफ़ी अच्छा प्रश्न है, याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। आपके सामने एक प्रश्न है, काफ़ी अच्छा प्रश्न है कि भारत में सबसे पहले निम्नलिखित में से किस राज्य में सूरज दिखाई देता है। देखिए भारत में सबसे पहले निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा ऐसा राज्य है जहां सूरज सबसे पहले दिखाई देता है। मिजोरम में, असम में, अरुणाचल प्रदेश में, नागालैंड में। अभी मैंने आपको एक तरीके से मैप पढ़ाया था, अभी आपको मैंने मैप दिखाया था, इसीलिए दिखाया था। अब अगर कोई छात्र याद करना चाहता है तो याद करके इसका आंसर दे सकता है कि सबसे पहले सूर्य कहाँ पर दिखाई देता है, सूरज कहाँ पर दिखाई देता है। जल्दी से इसका आंसर करिए मेरे प्रिय साथियों। तो इसका आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, यानी सी ऑप्शन इज राइट दोस्तों, सी ऑप्शन इज राइट दोस्तों, सी ऑप्शन इज राइट। अब आप सोच रहे होंगे सर कैसे अरुणाचल प्रदेश होगा, क्योंकि अब आप देखिए अगर आपको मैप देखना आता है तो आप एक बार समझिएगा। अगर आपको मैप देखना आता है तो इसका आंसर आप समझ गए होंगे, अगर नहीं देखना आता है तो अब इसको आप समझ लीजिए। देखिए आप इधर देखिए, अगर आपको मैप में देखना है कि उत्तर किधर है और दक्षिण किधर है, पूर्व किधर है, तब आप ऐसे देखिए समझिएगा इसको, इधर हो जाता है पूर्व। अब ये देखिए मैप में अगर हम उत्तर दक्षिण की बात करते हैं, पूर्व पश्चिम की बात करते हैं, ठीक है, तो उत्तर जो होता है हमेशा ऊपर की ओर होता है और दक्षिण जो होता है हमेशा नीचे की ओर होता है, और पश्चिम जो होता है इधर होता है, और पूर्व जो होता है इधर होता है। अब जब पूर्व इधर है, अब आप सोचिए जब पूर्व इधर है तो यहाँ पर कौन सा राज्य हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश सबसे पूर्वोत्तर राज्य है। देखिए सबसे पूर्व में कौन सा राज्य है, अरुणाचल प्रदेश। सबसे पूर्व में कौन सा राज्य है, अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले क्या होता है, अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले क्या होता है, सूर्य दिखाई देता है। अब आप लोग हमें ये बताइए कमेंट करके। चलिए मैं बता देता हूँ। वैसे सबसे बाद में सूर्य कहाँ छिपता है, तो गुजरात में छिपता है, इस बात को ध्यान रखिएगा।
सबसे बाद में कहाँ छिपता है? गुजरात में छिपता है। अगर सबसे पहले सूर्य दिखाई कहाँ पर देता है? तो अरुणाचल प्रदेश में। और सबसे बाद में कहाँ सेट होता है? तो गुजरात में सेट होता है। इस बात को याद रखिएगा। चलिए अब आइए बात करते हैं, अगले पॉइंट की बात करते हैं। भारत का सुदूरस्थ दक्षिणी बिंदु कौन सा है? भारत का दक्षिणी बिंदु कौन सा है? जल्दी से इसका आंसर बताइए। कन्याकुमारी, रामेश्वरम, इंदिरा पॉइंट और पॉइंट कालीमार। जल्दी से इसका आंसर बताइए। मुझे लगता है सारे छात्र इसका आंसर दे सकते हैं। जल्दी से इसका आंसर बताते चलिए। और जिन छात्रों को क्लास बेहतर लग रही है वे एक बार लाइक ज़रूर कर दें। तो इसका आंसर हो जाएगा भारत का सबसे दूरस्थ यानी दक्षिणी बिंदु जो है वो है इंदिरा पॉइंट है। और सबसे उत्तरतम बिंदु कौन सा है? जल्दी से कमेंट करके बताइए सबसे उत्तरतम बिंदु कौन सा है? तो बिल्कुल इंदिरा कॉल, जिन छात्रों ने इंदिरा कॉल कर दिया है, ठीक है, उनका आंसर सही है। और चलिए सबसे पूर्वोत्तर की बात करते हैं, सबसे पूर्वोत्तर बिंदु की बात करते हैं। पूर्वोत्तर मतलब हो गया पूर्व वाला क्षेत्र। तो सबसे पूर्वोत्तर बिंदु कौन सा है? जल्दी से कमेंट करिए, फटाफट जल्दी से करती है, ठीक है। तो जिन्होंने किबथुई बताया है वो सही है। और सबसे पश्चिमोत्तर बिंदु कौन सा है? सबसे पश्चिमोत्तर बिंदु कौन सा है? गौर माता। देखिए फिर से इसको समझ लीजिए आप लोग। 4 बिंदु हैं जो मुख्य हैं, आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। एक बार मैं यहीं पर रिवीजन करवा दे रहा हूँ, हो सकता है कि बाद में भूल जाऊँ। चलिए एक बार इसको मैप लीजिए। देखिए ये हो गया उत्तर, नीचे वाला हो गया दक्षिण, इधर हो गया पूर्व और इधर हो गया आपका पश्चिम। अगर सबसे उत्तरतम बिंदु की बात करते हैं तो इंदिरा कॉल है जो कि जम्मू कश्मीर में है। सबसे दक्षिणतम बिंदु की बात करते हैं इंदिरा पॉइंट जो अंडमान में है, ठीक है। सबसे पश्चिमोत्तर की बात करते हैं, पश्चिमोत्तर बिंदु कौन सा है? गौर माता है। कौन सा? गौर माता। और गौर माता कहाँ पर है? गुजरात में। सबसे पूर्वोत्तर बिंदु कौन सा है? किबथू। किबथू कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में। तो 4 प्रमुख पॉइंट हैं, इन चारों पॉइंटों को याद रखिएगा, चारों पॉइंटों को याद रखिएगा। इसमें 1 नंबर आपको मिल जाएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। कोई भी छात्र भूलेगा नहीं, कोई भी छात्र भूलेगा नहीं तो फिर उसका 1 नंबर कट जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है, भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा का निर्धारण की गई है किस रेखा के द्वारा? जल्दी से बताइए इसका आंसर। डूरंड रेखा द्वारा, डूरंड रेखा द्वारा, मैकमोहन रेखा द्वारा, मैग्नी नॉट रेखा द्वारा और रेड क्लिफ द्वारा, रेड क्लिफ रेखा द्वारा। जल्दी से इसका आंसर बताइए। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, मुझे लगता है इसका आंसर सारे छात्र बता सकते हैं, ठीक है। तो भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा का निर्धारण करने वाली रेखा का नाम क्या है? रेड क्लिफ है, ठीक है। चलिए भारत और पाकिस्तान की सीमा का निर्धारण करने वाली कौन सी रेखा है? रेड क्लिफ है। भारत और चाइना की रेखा मैकमोहन। भारत और अफगानिस्तान की बात करते हैं, भारत और अफगानिस्तान की रेखा की बात करते हैं डूरंड। तो भारत और अफगानिस्तान की बात करते हैं तो उसकी सीमा का निर्धारण करने की बात करते हैं तो डूरंड है। भारत पाकिस्तान की रेखा का निर्धारण करने की बात करते हैं तो रेड क्लिफ है। भारत चाइना की बात करते हैं तो मैकमोहन है, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, काफ़ी अच्छा प्रश्न है। इसका आंसर मुझे नहीं लगता सारे छात्र दे पाएंगे, बस 1 आध या 2 ही दे पाएंगे। भारत का कौन सा राज्य, भारत का कौन सा राज्य, सॉरी क्वेश्चन देखिए, भारत का कौन सा राज्य सबसे ज़्यादा राज्य के साथ मतलब सब अधिकतम राज्य सीमाओं के साथ साझा करता है? मतलब भारत का कौन सा ऐसा राज्य है जो सबसे ज़्यादा राज्यों के साथ अपनी सीमा को साझा करता है? पहला ऑप्शन है मध्य प्रदेश, दूसरा ऑप्शन है कर्नाटका और तीसरा ऑप्शन है आंध्र प्रदेश और चौथा ऑप्शन है उत्तर प्रदेश। जल्दी से इसका आंसर बताइए कि भारत का कौन सा राज्य है जो सबसे ज़्यादा राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करता है? तुक्का अगर मारना चाहते हैं तो मार सकते हैं, ठीक है। तुक्का लेकिन सही नहीं होता, आप जानते हैं कि आपका तुक्का आज तक नहीं सही हुआ। अगर सही होता तो अब तक आपका सिलेक्शन हो गया होता, ठीक है। वैसे तुक्का आज तक हमारा भी नहीं सही हुआ है, ठीक है। चलिए आइए बात करते हैं इसके आंसर की बात करते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज राइट दोस्तों। तो उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जो सबसे ज़्यादा, इन्हीं 4 विकल्पों में देखा जाए, वैसे 4 विकल्प में क्या वैसे भी देखेंगे तब भी, उत्तर प्रदेश भारत का ऐसा राज्य है जो सबसे ज़्यादा भारत के ही राज्यों के साथ सीमा साझा करता है, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश जो है सबसे ज़्यादा राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। जैसे कि आइए एक बार बात कर लेते हैं कौन कौन से राज्य के साथ सीमा साझा करता है। तो छत्तीसगढ़, दूसरा है मध्य प्रदेश, फिर है राजस्थान, फिर है हरियाणा, फिर दिल्ली, फिर हिमाचल प्रदेश,
फिर उत्तराखंड, फिर बिहार, फिर झारखंड। उसके बाद बात करते हैं तो मध्य प्रदेश की बात कर लेते हैं। मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश से लगे सीमाओं की बात करते हैं तो छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश, सॉरी राजस्थान और उत्तर प्रदेश। कर्नाटक के साथ बात करते हैं तो महाराष्ट्र, तेलंगाना, केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, सॉरी अब आइए बात कर लेते हैं तमिलनाडु से सटे राज्यों की बात करते हैं तो तमिलनाडु, कर्नाटक, तेलंगाना, उड़ीसा। ठीक है, चलिए उत्तर प्रदेश जो है सबसे ज़्यादा राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। अब आप लोग सोच रहे होंगे सर ये तो मुझे याद ही नहीं हो रहा है। मुझे पता है कि आप लोगों को नहीं याद हो रहा है, इसीलिए तो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ मैप में समझाने के लिए। इसीलिए मैं आपके लिए लेकर आया हूँ मैप, ताकि आपको बेहतर तरीके से समझ में आ जाए। तो उत्तर प्रदेश जो है 9 राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करता है। ठीक है, उत्तर प्रदेश अपनी 9 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। चलिए एक बार आप मैप में देख लीजिए ताकि आपको याद हो जाए। देखिए उत्तर प्रदेश किन किन राज्यों के साथ सीमा साझा करता है, तो मान लीजिए ये रही पेन। यहाँ पर आप देखिए हिमाचल प्रदेश, मैंने इसलिए टिक पहले से लगा दिया है ताकि आपको याद हो जाए। ठीक है, मैंने इसलिए लगाया है ताकि आपको समझ में आ जाए। पहले तो ये देख लीजिए, ये रहा आपका उत्तर प्रदेश, ये रहा आपका उत्तर प्रदेश, प्यारा उत्तर प्रदेश। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? श्री आदित्य योगीनाथ। ठीक, उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? लखनऊ। उत्तर प्रदेश का एक तरीके से बात करते हैं हाई कोर्ट कहाँ पर है? इलाहाबाद में। उसकी खंडपीठ कहाँ पर है? लखनऊ में है। ठीक है, चलिए आइए समझते हैं उत्तर प्रदेश में कुल कितने ज़िले हैं। 75 ज़िले हैं। अगर और अतिरिक्त जानकारी लेना है तो लेते चलिए। चलिए बात करते हैं उत्तर प्रदेश के साथ कौन कौन से राज्य हैं जो सीमा साझा करते हैं। पहले तो हिमाचल प्रदेश को आप देख लीजिए। हिमाचल प्रदेश के बाद आप देख लीजिए कि उत्तराखंड है। उत्तराखंड के बाद आप देखिए कि हरियाणा है और एक केंद्र शासित प्रदेश भी है। एक केंद्र शासित प्रदेश, देखिए कई बार एग्जाम में भी पूछ लिया जाता है कि उत्तर प्रदेश के साथ कौन सा संघ शासित क्षेत्र जो है अपनी सीमा साझा करता है। केंद्र शासित नहीं देगा, संघ शासित देगा। ठीक है, तो आप संघ शासित समझ नहीं पाएंगे, इसलिए आपका प्रश्न गलत हो जाएगा। अगर आप वहाँ पर जाकर बगल में इंग्लिश देख लें तो आपका आंसर सही हो जाए। ठीक है, तो चलिए आप याद कर लीजिएगा, अगर संघ शासित पूछता है कि उत्तर प्रदेश के साथ कौन सा ऐसा संघ शासित क्षेत्र राज्य है जो सीमा साझा करता है, वो है आपका न्यू दिल्ली। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा, न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन है? अरविंद केजरीवाल हैं, जानते होंगे आप लोग। चलिए हमने आपको बताया कि एक तरीके से हमने आपको बताया कि हिमाचल प्रदेश जो है वो सीमा साझा करता है उत्तर प्रदेश के साथ। फिर हमने आपको बताया कि उत्तराखंड जो है वो भी सीमा साझा करता है। फिर हमने आपको बताया हरियाणा भी सीमा साझा करता है। और फिर हमने आपको बताया दिल्ली भी सीमा साझा करता है, राजस्थान भी, फिर मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, फिर झारखंड, फिर बिहार। ठीक है, तो 9 ऐसे राज्य हैं, 9 ऐसे राज्य हैं जो उत्तर प्रदेश के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं, जो उत्तर प्रदेश के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। इस बात को याद रखिएगा। एक बार मैप से फिर देख लीजिए, फिर से मैं आप लोगों को दिखा दे रहा हूँ। ठीक है, ताकि आपके प्रश्न गलत ना हो। ठीक है, तो आप देखिए एक तरीके से उत्तर प्रदेश के साथ कौन कौन से सीमा साझा करने वाले राज्य हैं। तो हमने आपको बताया हिमाचल प्रदेश है। हिमाचल प्रदेश बिल्कुल आप देखिए तो यहाँ पॉइंट से साझा कर रहा है थोड़ा से। ठीक है, फिर उसके बाद उत्तराखंड है, फिर हरियाणा है, फिर आपको हमने एक केंद्र शासित प्रदेश बताया दिल्ली, फिर राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़ आप देख सकते हैं, फिर झारखंड, फिर उसके बाद है बिहार। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा, उत्तर प्रदेश से 9 ऐसे राज्य हैं जो अपनी सीमा साझा करते हैं। इस बात को ज़रूर याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। ठीक है, इस बात को ज़रूर याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। ठीक है, कितने ऐसे राज्य हैं जो सीमा साझा करते हैं, याद रखिएगा। चलिए अब बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश के साथ सीमा साझा करने वाले राज्यों की बात कर लेते हैं। वैसे आगे हमने मैप में बताया हुआ है मध्य प्रदेश को, तो ज़्यादा याद हो जाएगा आप लोगों को। चलिए अब आप देख लीजिए मध्य प्रदेश के साथ सीमा साझा करने वाले राज्य कौन कौन सा है। ये रहा आपका प्यारा सा मध्य प्रदेश। बात करते हैं, इसकी राजधानी जो है भोपाल है। ठीक है, मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो राजस्थान से चले आइए, राजस्थान, फिर गुजरात है, फिर महाराष्ट्र है, फिर उसके बाद छत्तीसगढ़ है, फिर आपका उत्तर प्रदेश है, फिर आपका कौन सा है? उत्तर प्रदेश है। तो कितने राज्य हो गए? 5 राज्य हो गए, आई होप। ठीक है, एक बार फिर से काउंट कर लीजिए। ये देखिए उत्तर प्रदेश है, फिर उसके बाद है आपका दूसरा राजस्थान है, तीसरा गुजरात है, चौथा महाराष्ट्र है और 5वां जो है छत्तीसगढ़ है। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो 5 ऐसे राज्य हैं जो मध्य प्रदेश के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। तो आप लोग इन सभी प्रश्नों को ज़रूर याद रखिएगा।
और भूलिएगा नहीं, ठीक है। इनको भूलिएगा नहीं, आपके एक तरीके से 1-2 नंबर आपके सही हो जाएंगे, ठीक है। आपको काफ़ी अच्छा मार्क्स मिल जाएगा। चलिए अब आइए बात करते हैं, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य कौन सा है? अभी ही मैंने आपको बताया था उत्तर प्रदेश, सॉरी, भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य कौन सा है? अमन व दीव है, पुडुचेरी है, दिल्ली है और चंडीगढ़ है। जल्दी से बताइए कि सबसे बड़ा संघ राज्य कौन सा है? सबसे बड़ा संघ मतलब केंद्र शासित राज्य, संघ मतलब केंद्र शासित राज्य कौन सा है? जल्दी से इसका आंसर बताइए, जल्दी से इसका आंसर बताइए मेरे प्रिय साथियों, जल्दी से फटाफट इसका आंसर बताते चलिए। कुछ छात्रों को आ रहा है, कुछ छात्र काफ़ी टेंशन में हैं कि सर मुझे नहीं याद है, तो एक तरीके से कोई बात नहीं, आप चिंता मत करिए। सबसे बड़ा संघ क्षेत्र की बात करते हैं, केंद्र शासित प्रदेश की बात करते हैं, तो आपका सबसे प्यारा जो एक तरीके से राज्य है वो है दिल्ली है, फिर उसके बाद है पुडुचेरी है, फिर उसके बाद है चंडीगढ़ है, फिर है दमन दीव। इस बात को ध्यान रखिएगा। सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश में देखा जाए तो ऑप्शन में आपने दिल्ली को देखा, फिर उसके बाद आपने देखा पुडुचेरी को, फिर आपने देखा चंडीगढ़ को, फिर आपने देखा दमन दीव को। इनको ज़रूर याद रखिएगा, इनको ज़रूर याद रखिएगा, ठीक है, भूलिएगा नहीं। चलिए अब आइए केंद्र शासित प्रदेश को देख लेते हैं एक बार, ठीक है। केंद्र शासित प्रदेश, वैसे जो 4 राज्य थे हमने आपको बताया था, तो ये देखिए कौन कौन से सबसे बड़े राज्य हैं, सॉरी, संघ शासित क्षेत्र में कौन सबसे बड़ा है, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। तो सबसे पहले हमने आपको बताया दिल्ली, और दूसरे नंबर पे हमने आपको बताया था पुडुचेरी की बात करते हैं, ठीक है। और तीसरे नंबर पर हमने आपको बताया था, मैप में आप देखते चलिए, तीसरे नंबर पर हमने आपको बताया था चंडीगढ़, तो ये रहा चंडीगढ़। फिर चौथे नंबर पर आपको हमने बताया था दादर नगर हवेली, दादर नगर हवेली। अब आप सारे एक तरीके से केंद्र शासित प्रदेश को देख लीजिए, ये रहा अंडमान केंद्र शासित प्रदेश, और फिर उसके बाद 2 यहाँ रहे, ठीक है, 2 यहाँ पर हैं एक तरीके से आपके कौन कौन से, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। सारे केंद्र शासित प्रदेश को हमने यहाँ पर दिखा भी दिया, और कौन राज्य सबसे बड़ा है और उसके बाद कौन सा है, फिर उसके बाद कौन सा है, ये भी हमने आपको बता दिया, ठीक है। एक बार मैं इसको थोड़ा से क्लियर करवाना चाहूँगा। देखिए पहले तो आप ये देख लीजिए कौन सबसे बड़ा राज्य है, फिर उसके बाद कौन सा है, फिर उसके बाद कौन सा है, ठीक है। तो हमने आपको बताया सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, पहले दिल्ली, फिर पुडुचेरी, फिर चंडीगढ़, फिर दमन दीव। फिर याद कर लीजिए इसको मैप में एक बार, ठीक है। फिर आप याद कर लीजिए इसको एक बार मैप में, आप याद कर लीजिए। तो सबसे बड़ा राज्य की बात करते हैं, सबसे बड़ा संघ शासित क्षेत्र की बात करते हैं, तो हमने आपको बताया था, एक मिनट इसको इरेज कर देता हूँ फिर से। हमने आपको बताया था कि न्यू दिल्ली सबसे बड़ा राज्य है केंद्र शासित प्रदेश में। फिर उसके बाद हमने आपको बताया पुडुचेरी, ये देख लीजिए पुडुचेरी को मैप में, फिर पुडुचेरी हो गया। फिर तीसरे नंबर पर आप देख लीजिए चंडीगढ़ है, ठीक है, जो पंजाब और हरियाणा की राजधानी है, पंजाब और हरियाणा की राजधानी है। फिर चौथा दमन दीव दादर नगर हवेली, दमन दीव दादर नगर हवेली, इसको भी याद रखिए। 4 राज्य जो हैं, 4 राज्यों के नाम हमने आपको बता दिया, जो संघ शासित क्षेत्र में कौन सबसे बड़ा है, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा कौन सा है। अब अगर आपको देखना हो कि संघ शासित क्षेत्र कौन कौन से हैं, ठीक है, तो आप देख सकते हैं, ये रहा अंडमान, 4 हमने आपको पहले ही बता दिया, ये अतिरिक्त जानकारी है, नहीं तो उसे फिर जोड़ देते हैं आप लोग, ठीक है। तो ये रहा अंडमान हो गया। फिर उसके बाद आप देख सकते हैं, अंडमान के बाद आप देख सकते हैं कि लद्दाख और जम्मू कश्मीर, ठीक है, ये भी आपका केंद्र शासित प्रदेश में है, ठीक है। तो चलिए इन सब चीज़ों को आप लोगों को याद हो गया होगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा धैर्य बनाए रखिए, बस 3 पेज और है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, तो चेरापूंजी कहाँ पर अवस्थित है, चेरापूंजी कहाँ पर अवस्थित है, जल्दी से इसका आंसर बताइए। असम राज्य में है, असम राज्य में है, मणिपुर राज्य में है, मेघालय राज्य में है और मिजोरम राज्य में है। जल्दी से इसका आंसर बताइए मेरे प्रिय साथियों। तो इसका आंसर यदि आपको नहीं आ रहा है, तो चेरापूंजी जो है मेघालय में है, और चेरापूंजी जो है मेघालय में, जो सबसे पहले क्या था, यहाँ पर सबसे ज़्यादा बारिश हो रही थी, लेकिन अब क्या है, जहाँ सबसे ज़्यादा बारिश होती है वो है भारत के मेघालय राज्य में ही मासिन में है। तो ठीक है, मासिन राम याद रखिएगा, जहाँ सबसे ज़्यादा वर्षा होती है वो मासिन राम में होती है, और पहले कहाँ होती थी, चेरापूंजी में होती थी, ठीक है। तो ये कहाँ रहा आपका मेघालय, अगर आप मैप में देखना चाहें तो देख सकते हैं आप, ये रहा आपका मेघालय। आज हमने आपको मैप के माध्यम से समझाया सारी चीज़ें।
आई होप कि आप सभी लोगों को बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। ठीक है, अगर आपको क्लास बेहतर लगी तो आप सभी लोग कमेंट करिएगा, बाद में करिएगा क्लास ख़त्म होने के बाद, ताकि आपके कमेंट हमारे पास आ जाएं। ठीक है, और यदि आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक वगैरह करते रहिए और दूसरों को भी बताते चलिए। शशि जीएस एकेडमी को सबसे ज़्यादा विस्तार दीजिए। देखिए, जब तक आप लोग सबसे ज़्यादा विस्तार नहीं देंगे तब तक मज़ा नहीं आएगा। जितने ज़्यादा लोग जुड़ेंगे उतना ज़्यादा आपको पता चलेगा कि कंपटीशन कितना है, कितने लोगों में कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं और आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। बिल्कुल छा दो चारों तरफ से। एक तरह जैसे आपने व्योम एकेडमी, जैसा आप लोगों ने ऑफलाइन ज़बरदस्त मेहनत किया, उसी तरह ऑनलाइन भी पूरी तरीके से छा दो। हर जगह चारों तरफ शशि जीएस एकेडमी गूंजना चाहिए। चलिए, आज की क्लास को हम यहीं पर स्थगित करते हैं। साइकोलॉजी की क्लास आज नहीं हो पाएगी, लेकिन कल से आपको साइकोलॉजी की भी क्लास मिलेगी 9:30 बजे से ही। ठीक है, 9:30 या 9:35, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आज की क्लास को हम यहीं पर स्थगित करते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों।